हेलो। राम राम भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के हैं? बताओ जल्दी से कमेंट में क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में। हाँ जी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज के सेशन में उसी को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वर्जेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, है ना, यानी प्लेटों में होने वाली अभिसरण गति। प्लेटों में होने वाली कौन सी गति? अभिसरण गति। देखो ध्यान से, अगर मैं प्लेटों में होने वाली अभिसरण गति की बात करूंगा तो इसमें क्या होगा? दो प्लेट आपस में टकराएंगी। बात क्लियर है यहां तक? इस केस में क्या होगा? टू प्लेट्स कोलाइड टू ईच अदर। इसमें क्या होगा? दो प्लेट आपस में टकराती है। ठीक है जी। दो प्लेट क्या करती है? आपस में टकराती है। सर आप सोच कर देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर ये इस पर ये टकराने की कंडीशन बनेगी तो यहां कौन सा फोर्स अप्लाई होगा? कंप्रेशनल फोर्स अप्लाइड। कौन सा बल लगेगा यहां पे? यहां पर संपीडनात्मक बल लागू होता है। अब संपीडनात्मक बल से क्या होगा? जो चट्टाने होंगी वो ऐसे यूं मुड़ जाएंगी। सही है। चट्टाने क्या होंगी? आपस में मुड़ जाएंगी और मुड़कर ऊपर उठेंगी। तब इसी को कहा जाएगा फोल्डिंग माउंटेन। यानी कि कंप्रेशनल फोर्स अप्लाई होगा। बस इतना ध्यान में रखना है आपको। संपीडनात्मक बल लागू होगा। अब डिपेंड करता है कि कौन सी प्लेट किससे टकरा रही है। पहली कंडीशन देखो, दोनों प्लेट कॉन्टिनेंट हैं। कॉन्टिनेंट टकरा गई किसके साथ? कॉन्टिनेंट के साथ, है ना। यानी कि महाद्वीपीय प्लेट टकराई किसके साथ? महाद्वीपीय के साथ। जब महाद्वीपीय प्लेट के साथ टकराएगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? देखो ध्यान से, दोनों प्लेट जब आपस में टकराएंगी तो ऐसी कंडीशन में फोल्डिंग माउंटेन बनेगा वहां। क्या होगा वहां पे? मोड़दार पर्वत का निर्माण होगा। एक तो बनेगा वहां पे फोल्डिंग माउंटेन, और दूसरा अगर मैं बात करूंगा आपसे तो और क्या होगा वहां पे? फोल्डिंग माउंटेन के साथ साथ वहां पे अर्थक्वेक आएंगे। भूकंप आएंगे। सही है। एक और एग्जांपल से समझते हैं दूसरा कोलिजन क्या हो सकता है। सेकंड टाइप में मान लेते हैं कि जो ओशियनिक प्लेट है ये टकराती है कॉन्टिनेंट प्लेट के साथ। सही है।
यानी कि एक प्लेट कैसी है, महासागरीय। एक प्लेट कैसी है, महाद्वीपीय। जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराएंगी तो इससे क्या होगा, ऐसी कंडीशन में फोल्डिंग माउंटेन तो बनेगा, मोड़दार पर्वत का तो निर्माण होगा। लेकिन यहां बेटा एक और अलग स्थिति बनेगी, उसको मैं यहां डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। यहां एक्चुअल में होगा क्या, देखो ध्यान से बोर्ड पे, ये तो है कॉन्टिनेंटल प्लेट। ओशियनिक प्लेट जब इससे टकराएगी ना तो इसके नीचे ऐसे यूं धंस जाएगी, और जब इसके नीचे यहां धंस जाएगी तो धंस करके ओशियनिक प्लेट क्या करेगी, नया मैग्मा बना देगी। और नया जब मैग्मा बनेगा तो बेशक यहां फोल्डिंग माउंटेन का फॉर्मेशन होगा, लेकिन उस फोल्डिंग माउंटेन में क्या होगा, यहां से यूं वॉल्केनिज्म भी होगा। बात क्लियर है यहां तक। तो मेरा कहने का मतलब है कि फोल्डिंग माउंटेन तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ यहां पर वॉल्केनिक इरप्शन भी होगा, वॉल्केनिज्म भी होगा। मैं ऐसे लिख देता हूं, वॉल्केनोज फॉर्म्ड। ज्वालामुखी निर्माण होगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो और क्या होगा, ज्वालामुखी निर्माण के साथ साथ यहां पे अर्थक्वेक तो आएंगे ही आएंगे। यहां पे क्या होगा, भूकंप आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बताऊं इसका, चलो। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जब टकराई किसके साथ, कोकोस प्लेट के साथ, तो इससे बना रॉकी माउंटेन। तो इसका मतलब यह है कि रॉकी माउंटेन कैसा होगा, वॉल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन होगा। साउथ अमेरिकन प्लेट टकराई किससे, नजाका प्लेट से, तो इससे क्या बना, एंडीज माउंटेन। क्या बना इससे, एंडीज माउंटेन। नोट करो पूरा जल्दी से। एक बार सारे लोग कमेंट में आ जाओ और बताओ पूरा समझ में आया नहीं आया। पूरा क्लियर है यहां तक। तीसरी कंडीशन और देखो इसी में तीसरी कंडीशन में क्या होगा, गौर से सुनना मेरी बात को। एक ओशियनिक प्लेट है और दूसरी प्लेट कैसी है, ओशियनिक है। यानी कि जब महासागरीय प्लेट टकराए किससे, महासागरीय प्लेट से, ठीक है। जब दोनों प्लेट आपस में टकराएंगी तो इससे क्या होगा, वॉल्केनिक चेन बनेगी। ज्वालामुखी श्रृंखला बनती है।
आइलैंड्स बनेंगे। द्वीपों का निर्माण होगा। और यहां पर अर्थक्वेक आएंगे। भूकंप आते हैं। और यहां पर गर्त बनती है। ठीक है ना। तो ये चीज यहां देखने को मिलेगी प्लेटों के कन्वर्जेंट से। अब बात आती है डाइवर्जेंट ऑफ प्लेट, यानी जब प्लेट दूर हटेंगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। ठीक है। जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर हट रही होंगी तो क्या हो रहा होगा। प्लेटों का अपसरण। इस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहली बात प्लेट दूर हटती है। जो टेक्टोनिक प्लेट होंगी वो क्या करेंगी, प्लेट जो है वो एक दूसरे से दूर हटती है। यहां पे दो कंडीशन होगी। जब प्लेट दूर हटेंगी तो कॉन्टिनेंट पे क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा और ओशियन पे क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं ओशियन की बात करता हूं। महासागरों में क्या होगा। आप इस चीज को डायग्राम से समझेंगे। मान लेते हैं ये कंडीशन है, यहां पे पानी भरा हुआ है। सही है। और नीचे मैग्मा भरा हुआ है। अब होता क्या है, गौर से सुनना मेरी बात को। होता यह कि ये वाली प्लेट इधर जाती है और ये वाली प्लेट इधर जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में होगा क्या, गौर से सुनना। ऐसी सिचुएशन में होगा क्या, दूर हटने पर यहां से प्लेट ऐसे यूं ऊपर की तरफ उठ जाएगी। और आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा बेटा इसलिए हो जाएगा क्योंकि मैंने कल बताया था आपको कि जो मैग्मा है उस मैग्मा में टेम्परेचर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो मैग्मा में प्रेशर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो मैग्मा क्या करेगा, गर्म मैग्मा यहां से निकलने के लिए इसको फाड़ देगा, क्रस्ट को फाड़ देगा यहां से ऐसे हो। और मैग्मा यहाँ पानी के अंदर निकल तो रहा होगा, ये पूरे में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। लेकिन एक टाइम एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद यहां से निकलना बंद हो जाएगा। लेकिन यहां ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा। तो इसी स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। ओशियन के अंदर क्या होगा, माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है ना। माउंटेन अंडर वाटर। और इसी को क्या कहा जाता है, रिज कहा जाता है। क्या होगा यहां पे, ध्यान से सुनना। पानी के अंदर
पर्वत बनता है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कटक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? कटक कहा जाता है। और क्या बनेगा यहां पे कटक के साथ साथ? नई क्रस्ट बनेगी और नई रॉक बनेगी। बात क्लियर है यहां तक? बताओ डायग्राम से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और यही बात अगर हम कॉन्टिनेंट पे चेक करेंगे कि सर कॉन्टिनेंट पे क्या होगा? महाद्वीप पर क्या होगा बबुआ? मान लो बाबू ये एक चट्टान है, इस चट्टान पर अपोजिट बल लगा रहे हो, आप पकड़ के खींच रहे हो। तो जब आप पकड़ के ऐसे यूं खींचोगे तो इस फोर्स को क्या कहा जाएगा? टेंशनल फोर्स कहा जाएगा। यहां पे कौन सा बल लग रहा है? तनाव बल लग रहा है। इस तनाव बल के लगने से क्या होगा? ये जो चट्टान होगी ये टूटेगी। ये इधर गया, ये इधर गया। ये चट्टान जब टूटेगी तो इसी को क्या कहा जाएगा? दरार को। इसको कहा जाएगा नॉर्मल फॉल्ट। इसे कहा जाएगा सामान्य भ्रंश। इसे सामान्य भ्रंश का नाम दिया जाएगा। और जो ये सामान्य भ्रंश है इसके बीच का भाग क्या कहलाएगा? की स्टोन या कुंजी शिला कहलाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? फोर्स और ज्यादा अप्लाई होगा। तो ये वाले भाग तो ऐसे कैसे यूं ही खड़े रहेंगे, बट ये बीच वाला भाग नीचे की तरफ धंस जाएगा, ऐसे ही। तो ऐसी कंडीशन में इस बीच वाले भाग को तो कहा जाता है रिफ्ट वैली, यानी कि भ्रंश घाटी। और साइड में जो दोनों भाग उठे हुए होंगे इसको क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा जी भ्रंश पर्वत। क्या कहा जाएगा इसको? ब्लॉक माउंटेन। यानी जब जब प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है तब तब महासागरों के अंदर ट्रेंच क्या नाम है, रिज का फॉर्मेशन होता है, जबकि कॉन्टिनेंट पर ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। बताओ समझ में आया नहीं आया? हम्म। आ जाओ कमेंट में आ जाओ फटाफट। बताओ जल्दी से, समझ में आया नहीं आया? डाइवर्जेंट ऑफ प्लेट बता दिया मैंने पूरा। हम्म। क्या हो गया? ले, अबे ले जा ले। हाँ तो तू साथ के साथ उठा ले जाएगा ना। आगे बढ़े। चलिए जी। देखो। यहां तक हो गया पूरा ये। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो तीसरा।
तीसरा हेडिंग डालो प्लेटों का ट्रांसवर्स मूवमेंट। प्लेटों की संरक्षी गति। ठीक है, अगर मैं प्लेटों की संरक्षी गति की बात करूंगा तो इसमें क्या होगा, गौर से सुनना मेरी बात को। दो टेक्टोनिक प्लेट जो होगी वो एक दूसरे के पैरेलल गति कर रही होंगी, यानी या तो ऐसे यूं आगे पीछे हो रही होगी या सेम डायरेक्शन में भी जा सकती है, मतलब पैरेलल मूवमेंट होगा। मैं लिखता हूं यहां पे, टू प्लेट्स मूव पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, इस केस में क्या होता है, दो प्लेट आपस में गति करती हैं। आपस में गति नहीं करती हैं, समांतर गति करती हैं। ठीक है, ऐसे गति कर रहे होंगे। अब याद रखना, इस मूवमेंट में किसी भी प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण नहीं होगा। मैं लिख देता हूं यहां इस बात को। एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डू नॉट फॉर्म्ड, है ना। क्या नहीं होगा इसमें, कोई भी संरचना नहीं बनेगी क्योंकि पैरेलल मूवमेंट है। किसी भी प्रकार की संरचना का निर्माण नहीं होता। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि क्या इस केस में भूकंप आएगा, भूकंप तो आएगा। ठीक है, अर्थक्वेक ट्रीमर फील होंगे। ओके, क्या होगा इस केस में, भूकंप आएगा। मैंने चार तीनों प्रकार की गति बता दी आपको, अब इसमें आगे बढ़ लेते हैं। प्लेट टेक्टोनिक डायग्राम। इस वाले आप मैप को देखो आप ध्यान से। ठीक है, यहां ये है साउथ अमेरिकन प्लेट, तो ये तो जा रही है देखो यहां से इधर यूं, और इसके साथ में जो नजा का प्लेट है ये जा रही है यूं। ठीक है, सिमिलरली यहां पे ये प्लेट ऐसे यूं जा रही है, ये प्लेट ऐसे यूं टकरा रही है।
आगे अगर मैं बात करूंगा तो अफ्रीकन प्लेट इधर यूं की तरफ जा रही है। एक सेकेंड। यहां पे क्या हो रहा है, अफ्रीकन प्लेट तो इधर जा रही है ये, और सोमाली प्लेट इधर जा रही है। तो यहां पे विश्व के सबसे बड़े रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हो रहा है। आगे बात समझ में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो दो भागों में लगातार टूटता जा रहा है। आगे बात समझ में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है यहां से दो भागों में टूटता जा रहा है, क्योंकि दोनों प्लेट एक दूसरे से अलग दिशा में गति कर रही है। इंडियन प्लेट लगातार इधर की तरफ मूव कर रही है ऐसे यूं। तो यहां पे हिमालय माउंटेन बना था इसके टकराने से, तो उसकी ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। और ये वाली प्लेट इधर जा रही है, ये वाली प्लेट इधर जा रही है। तो इसी की वजह से यहां से ऐसे यूं शुरुआत होती है यहां, और यहां से लेकर के ऐसे यूं एक माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है। और इसी को कहा जाता है मिड अटलांटिक रिज। क्या कहा जाता है इसको? मिड अटलांटिक रिज का नाम दिया जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं? इसको मध्य अटलांटिक रिज कहा जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे, इस अटलांटिक ओशियन का जो एरिया है, अटलांटिक ओशियन का एरिया तो बढ़ेगा, जबकि इधर जो पैसिफिक ओशियन है ना, इधर क्या है, पैसिफिक ओशियन, इसका एरिया घटेगा। इधर जो पैसिफिक है इसका भी एरिया घटेगा। बट अटलांटिक का जो एरिया है वो लगातार बढ़ेगा। बात क्लियर है यहां तक? ये है प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। अब हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? रिंग ऑफ फायर के बारे में। ओके। रिंग ऑफ फायर बेसिकली प्रशांत महासागर के चारों ओर का वो क्षेत्र है जहां पर आसपास की प्लेट आकर के एक दूसरे की तरफ गति कर रही है। तो इस चीज को और हमें समझना है अगले स्टेप में, रिंग ऑफ फायर के बारे में। ओके, चलो जी। तो आप लोग जो अभी हेडिंग डालोगे ना, हेडिंग डालोगे आप रिंग ऑफ फायर। हिंदी में इसी को कहा जाता है अग्नि वलय। ठीक है ना? रिंग ऑफ फायर की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं इसका मैप बनाता हूं, उस पर समझाता हूं। ठीक है। यहां क्या हो रहा है, ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर आ रही है, ये प्लेट इधर आ रही है, ये प्लेट इधर जा रही है। तो ऐसी स्थिति में प्रशांत महासागर में यहां से यूं एक बेल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और जो ये बेल्ट है, इसी बेल्ट को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। इसी को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर या अग्नि बलय।
अगर इसकी लेंथ पूछी जाती है कितनी है, 40,000 किलोमीटर है। और यहां हो क्या रहा है, एक प्लेट के नीचे दूसरी प्लेट धंस रही है, तो इसी को कहा जाता है, ये है सर प्लेट सबडक्शन एरिया। ये प्लेट सबडक्शन जोन है। ओके, ये है सर प्लेटों के क्षेपण का क्षेत्र है। यहां विश्व में सबसे ज्यादा वॉल्केनोज हैं, और विश्व में सबसे ज्यादा यहीं पर अर्थक्वेक है। ये दोनों क्या है यहां पे, सबसे ज्यादा है रिंग ऑफ फायर में। ठीक है, और ये कहां पर है, पैसिफिक ओशियन हो जाएगा ये है सर प्रशांत महासागर के क्षेत्र में। ठीक है, प्रशांत महासागर के क्षेत्र में है ये रिंग ऑफ फायर। आगे बढ़े। हेडिंग डालो, नया टॉपिक। अर्थक्वेक या भूकंप। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि अर्थक्वेक या भूकंप क्या होता है। ठीक है, देखो ध्यान से, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होगी द क्वेकिंग ऑफ अर्थ। द क्वेकिंग ऑफ अर्थ कॉल्ड अर्थक्वेक। सही है, यानी कि पृथ्वी का हिलना कांपना, भूकंप कहलाता है। अब क्यों हिलिया कांप रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है इस बात से। ध्यान से सुनना, जब जब भूकंप आएगा तब तब रेडॉन गैस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तब तब क्या होता है, रेडॉन गैस बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है जी, और जब जब भूकंप आता है तब तब इलास्टिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। प्रत्यास्थ ऊर्जा निकलती है, तब तब क्या होता है, प्रत्यास्थ ऊर्जा निकलती है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, इसको कहा जाता है सिस्मोलॉजी। अब बात करते हैं भूकंप आने का कारण क्या हो सकता है। देखो, एक फिक्स कारण नहीं होगा भूकंप आने का, क्योंकि भूकंप एक प्राकृतिक घटना के अंतर्गत आता है। तो नंबर ऑफ रीजंस इसमें ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं नेचुरल प्रोसेस से अप्लाई होते हैं, और कुछ रीजन ऐसे भी होते हैं जो कि मैनमेड होते हैं, मानव की प्रभाव की वजह से उत्पन्न होते हैं। एक एक करके सबको समझना है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे प्लेट टेक्टोनिक इवेंट।
या प्लेट मूवमेंट। प्लेट मूवमेंट की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इसको माना जाता है सबसे खतरनाक भूकंप। ये होते हैं सर अधिक खतरनाक भूकंप। इनकी इंटेंसिटी कैसी होती है? हमेशा ज्यादा होती है। एग्जाम्पल बताता हूं इसको, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। 2025 में ही तिब्बत में भूकंप आया है। अभी आया था थोड़े दिन पहले या नहीं? कारण इंडियन और यूरेशियन प्लेट का टकराना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो 2023 में भूकंप आया था एक। टर्की अर्थक्वेक, बहुत खतरनाक भूकंप था ये तो। कारण था दो प्लेट आपस में टकरा गई, एक का नाम था एनाटोलियन और एक का नाम था अरेबियन। हिमालय के आसपास जितने भी भूकंप आते हैं उन सब के पीछे कारण इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट ही है। आगे अगर हम बात करेंगे तो इसी में तीसरा एग्जाम्पल लिखना है हमें। बात है 11 मार्च 2011 की। एक प्लेट थी जिसका नाम था जापान प्लेट। ये जाके टकरा गई किससे? तो आपका आंसर होगा जापान प्लेट जाके टकरा गई पैसिफिक प्लेट से। इन दोनों में जब कोलिजन हुआ तो इस कोलिजन की वजह से जापान अर्थक्वेक आया जो काफी खतरनाक था। अब तक का सबसे खतरनाक भूकंप माना जाता है इसको। तो एक और एग्जांपल लिखो, बढ़िया सा दिमाग में आ रहा है मेरे में। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। एक चौथा एग्जांपल और लिखो। आपको याद होगा कि जो म्यांमार वाला क्षेत्र है, सॉरी ये क्या नाम है, हमारे अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र यहां पर 2004 में भयंकर सुनामी और भूकंप आया था। कारण क्या था इसके पीछे? कारण था इसके पीछे भूकंप और सुनामी आने के पीछे क्योंकि यहां पे कोलिजन हुआ था इंडियन प्लेट का बर्मी प्लेट के साथ। ठीक है। 2004 की सुनामी कहां? इंडिया में। कारण इंडियन प्लेट टकराई किसके साथ? बर्मी प्लेट के साथ। नोट करो जल्दी से। अब हम दूसरे कारण पे पहुंच जाएंगे, भूकंप आने का दूसरा कारण क्या हो सकता है। सर पीएनजी क्यों नहीं भेजते हैं? कौन से दिन की पीएनजी नहीं मिली? आप कमेंट करो, मैं आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कराता हूं। बताओ कौन से दिन की पीएनजी अपलोड नहीं हुई है? सर जो रिफ्ट वैली, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू के बीच में है वो डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल होगा। बिल्कुल अनुराग थापा, वो एग्जाम्पल है। एक्चुअल में एक तरफ विंध्याचल है, एक तरफ सतपुड़ा है, दोनों के बीच में नर्मदा है। तो नर्मदा जो है वो डाइवर्जेंट की द्वारा बनी हुई रिफ्ट का ही उदाहरण है। नर्मदा जहां जिस रास्ते से होकर बहती है। ठीक है। भूकंप का पहला कारण समझ में आ गया।
4 एग्जाम्पल भी बता दिए मैंने आपको जिनकी वजह से भूकंप आया, मतलब जो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि इस प्रोसेस से भूकंप आए हैं, दूसरे भूकंप आए हैं। दूसरा इसी में कारण देखो, वॉल्केनिक इरप्शन। ज्वालामुखी उद्गार। अगर मैं आपसे वॉल्केनिक इरप्शन की बात करूंगा तो गौर से सुनना मेरी बात को, क्या होगा सर इसमें। वॉल्केनिक इरप्शन में बेसिकली होता क्या है, मैग्मा इजेक्ट होता है, मैग्मा इजेक्ट विद एक्सप्लोजन। इसमें होता क्या है, मैग्मा विस्फोट के साथ बाहर आता है। सही है। अब सोचने वाली बात है कि जब ब्लास्ट होगा तो इससे साउंड प्रोड्यूस होगा, और जहां साउंड होगा वहां वाइब्रेशन होंगे। इसी से फिर अर्थक्वेक आएगा। इसी से क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा। अब इस साउंड की जो इंटेंसिटी होगी वही डिसाइड करेगी अर्थक्वेक इंटेंसिटी को। मतलब जितना वॉल्केनिज्म हाई होगा भूकंप उतना ही ज्यादा खतरनाक होगा। ठीक है। तीसरा कारण क्या हो सकता है इसका, वॉल्केनिज्म के साथ साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम। और हाई डेंस कंस्ट्रक्शन। ठीक है। सघन इमारतों का निर्माण, बड़े बांधों का निर्माण करना, इन दोनों ही प्रक्रिया से होगा क्या सर, इन दोनों ही प्रोसेस से होगा ये कि जो रॉक है यहां पे सरफेस की, ऐसे ये सरफेस की रॉक है, इन रॉक के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। भाई ऊपर आप मान के चलो ऐसे आपने बहुत बड़ी इमारत बना के खड़ी कर दी, ये भी अपार्टमेंट बना के खड़ा कर दिया आपने, तो कहीं ना कहीं ये जो रॉक हैं ये प्रेशराइज हो रही हैं। बोलो हाँ या ना। तो यहां भूकंप आने की संभावना कम होगी या ज्यादा होगी, बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर आप कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम कर देते हो, बड़े बांध का निर्माण कर देते हो, तो वहां पे भी रॉक प्रेशराइज होगी। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, रॉक डैमेज होगी। ठीक है ना। क्रस्ट जो है, क्रस्ट प्रेशर इंक्रीज होगा और भूकंप की संभावना रहेगी। मान लो कि किसी क्षेत्र में क्या किया जा रहा है, ड्रिल किए जा रहे हैं, ड्रिलिंग की जा रही है, किसके लिए, मेट्रो टनल बनाने के लिए, पेट्रोलियम निकालने के लिए, या फिर उस क्षेत्र से वाटर, अंडरग्राउंड वाटर निकालने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जा रहा है, ध्यान से सुनना, ऐसी कंडीशन में क्या किया जा रहा है, यहां पे दोनों ही कंडीशन में क्रस्ट जो है वो वीक हो रही है, और जब क्रस्ट वीक होगी तो अर्थक्वेक पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी।
भूकंप की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है। लाइक टिहरी डैम अगर टूटेगा तो नॉर्थ इंडिया सेफ, इसमें सोचना जरूरी है। बिल्कुल, जितने भी बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं तो वहां की जो लोकल कम्युनिटी होती है उसका हमेशा विरोध करती है। ठीक है। अभी एक दो दिन पहले दिल्ली एनसीआर में जो अर्थक्वेक आया था वो किस कारण से आया था वो भी बताएंगे, तसल्ली रखो, सारा बताएंगे। पहले इसको नोट करो। लेकिन याद रखना इन सभी कारणों की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई नहीं होगी, लेकिन इसकी और सबसे ज्यादा खतरनाक प्लेट टेक्टोनिक वाले की हाई होगी। ठीक है। इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी नहीं होगी। अब जब भूकंप आता है ना तो भूकंप बनने के समय पर निर्माण होता है किस चीज का, तो तब आपका आंसर होगा निर्माण होता है सर अर्थक्वेक वेव का। यहां से ऐसे यूं भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती हैं, कुछ ऐसी होंगी इधर चली जाएंगी ऐसे यूं, कुछ ऐसी होंगी जो यहां से ऐसे यूं चली जाएंगी। सही है। अब ध्यान से सुनना, इन्हीं को क्या कहा जाता है, अर्थक्वेक वेव कहा जाता है। जैसे ये वाली जो है इन्हें कहा जाएगा एस वेव, या फिर इसी को नाम दिया जाता है सेकेंडरी वेव। इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 6 से 8 किलोमीटर पर सेकेंड की। और याद रखना क्रस्ट से क्रॉस नहीं होती, मुड़ जाती है ये, सॉरी कोर से। मैं लिख देता हूं, ये केंद्र से नहीं गुजरती। चलती कैसे है ये, ऑटोमेटिक ना अप एंड डाउन चलती है, जैसे आप एक रस्सी को पकड़कर ऐसे यूं मूव करा रहे हो। ये वाली जो वेव है इनको कहा जाता है एल वेव, या इसी को नाम दिया जाता है सरफेस वेव। इनकी स्पीड कितनी होती है, 3 से 4 किलोमीटर पर सेकेंड। सबसे धीरे चलती है ये, और चलती कैसे है, राइट लेफ्ट, पहले राइट फिर लेफ्ट, ऐसे ही झटके मारती है। सबसे खतरनाक होती है ये। फिर नेक्स्ट चलती है पी वेव। प्राइमरी वेव यानी कि प्राथमिक तरंग। अब सही है। इनकी अगर मैं बात करूंगा पी वेव की, ये हो जाता है पी वेव 11 से
मतलब 8 से 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है ये। और याद रखना ये तीनों भाग को क्रॉस कर देती है। और ये वाली कैसे चलती है? ये चलती है फॉरवर्ड बैकवर्ड। जिस पॉइंट से ये तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, ये वाला जो पॉइंट है, इसको क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाता है फोकस, भूकंप का केंद्र। और जहां ये सबसे पहले पहुंचती है इसको कहा जाता है एपिसेंटर, इसे कहा जाता है अधिकेंद्र। वहीं अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर कोई भी अर्थक्वेक वेव आपको दिखाई दे रही है ना? तो इसे कहा जाएगा अर्थक्वेक शैडो रीजन। इसको कहा जाता है भूकंप छाया क्षेत्र। ठीक है, अब बताओ पूरा समझ में आया नहीं आया? टाइम हो चुका है आपका। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, बाकी आप लोगों से रूबरू होंगे, मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहिए करियर विल ऐप के साथ।